गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये पूरा हफ्ता मैंने आप लोगों को रेगुलरली आपके चैप्टर्स के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं और आज मैं आपके लिए ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वाला पार्ट ले आई हूं। अब आपको क्या करना है, आपको जितने भी मैंने अभी तक चैप्टर्स करवा दिए हैं वो सभी के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस तो करने ही है। और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का फायदा क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूं और मैं फिर से बता देती हूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आप सोचते हो ना कि भाई मैम कैसे हमारे मार्क्स नहीं आते और टॉपर्स के मार्क्स आ जाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूं कि वो ना थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करते हैं। स्मार्ट स्टडी में क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना उनसे हमारे चैप्टर्स के चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं। मतलब जब मैंने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तो मेरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो प्रैक्टिस हो गए और जब मेरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स प्रैक्टिस हो गए तो मुझे कहीं से कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुझे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, की फ्रेजेस, डायलॉग्स, वोकैबुलरी अच्छे से आता होगा, है ना। तो मैं तो आप कोशिश करती हूँ, जैसे इस चैप्टर के भी मैं ऑलमोस्ट 15 एक्सट्रैक्ट्स आपके लिए लेकर आई हूं जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। ये चैप्टर ऑलरेडी 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसके अंदर एक में टी की वो असम की कहानी है, एक में कुर्ग की कहानी है, एक में गोवा की कहानी है और तीनों ही स्टोरीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और यस, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला एक्सट्रैक्ट आपके सामने ये रहा, पढ़िए। 10 सेकंड का टाइम दे रही हूं, आप पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगी। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगी, फटाफट। ना 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 Okay. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. The age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in some places. क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो एल्डर्स है वो पुरानी बातों को याद करके खुश होते रहते हैं, है ना, अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। और वो हमेशा आपने देखा होगा कि यार हमारे जमाने में तो ये हुआ करता था, हमारे जमाने में तो वो हुआ करता था। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भिड़े जो है वो यही बोलता है, हमारे जमाने में तो ये होता था। एक्चुअली मुझे लगता है कि अब हम भी ऐसी बात करने लगे। मतलब मैं 30 साल की हो गई हूं और अब जब मैं बात करती हूँ तो अपने दोस्तों से ऐसी बात करती हूँ, तुझे याद है अपने टाइम में कैसे हुआ करता था, आजकल के बच्चे देख, तुझे याद है अपने टाइम में हम क्या किया करते थे, आजकल के बच्चे देख। मतलब वी आर लिटरली गेटिंग ओल्ड आई गेस। और मुझे ऐसा लगता है कि यस, वैसा ही यहां पर भी वो फीलिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, लोव्स यहां पर पता है क्या होता है, ब्रेड होता है, वो बिना कटा हुआ जो पूरा ब्रेड होता है ना, दैट इज लोव, ठीक है। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. अब वो लोव खाने वाले जो लोग हैं वो बेशक वैनिश हो गए हैं, गायब हो गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन उनको बनाने वाले लोग जो है वो नहीं गायब हुए। द एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। दुनिया जहान के पुराने, एज ओल्ड मतलब पता नहीं ना जाने कितने पुराने, टाइम टेस्टेड मतलब भी होता है पुराने, है ना। तो टाइम टेस्टेड मतलब जो समय की परीक्षा पर खरे उतर चुके हैं, वो फर्नेसेस आज भी जिंदा हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड। जो आग है इन फर्नेसेस के अंदर वो बुझी नहीं है। द थड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। अब वो कह रहे हैं वो जो थड और जिंगल है, धम 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 धम, छन 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 की जो बैम्बू की आवाज होती है, वो कह रहे हैं सुबह सुबह सुनी जा सकती थी, ठीक है, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस।
आज भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है। क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। व्हाट डज द पैसेज रिवील अबाउट द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ द पोर्तुगीज इन गोवा? अभी जो पैसेज है वो क्या बताता है कल्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में, ठीक है, कि भाई पोर्तुगीज का क्या कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा है गोवा के अंदर। बताओ कैसे उन्होंने गोवा के कल्चर को प्रभावित किया है, बताओ। यार हर जगह का कल्चर प्रभावित होता ही है। जैसे हमारे यहां पे ना राजपूतों के अंदर बोलते हैं कि पर्दा प्रथा नहीं थी, कभी से भी नहीं थी, पर जब से क्या हुआ ये मुगल्स आए तो वो क्या करते थे, बहुत अत्याचार करते थे, बहुत कुछ बुरे काम करते थे और वो लोगों को, लड़कियों को उठाकर ले जाते थे, दुष्कर्म करते थे। तो बेसिकली उनसे बचाने के लिए ये पर्दा प्रथा आई थी, ठीक है। हाँ, तो उन लोगों से सेव करने के लिए ये सब आया था। तो हर एक जगह का कल्चर ना, वहां पर क्या हुआ है पास्ट में उससे बहुत ज्यादा, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, राइट। दो द पीपल चेंज देयर culinary इन्फ्लुएंस परसिस्ट। सो हम कह सकते हैं कि लोगों ने, जस्ट अ सेकेंड, चलिए जल्दी से मुझे 1 मिनट दीजिए आप, लेकिन उससे पहले आप जो है यस इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन आ गया है, एक थोड़ा सा काम है, 1 मिनट दो मुझे और फिर वापस से हम आ जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। सो यस क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू? भाई ट्रेडिशनल बेकर्स का ये जो बैम्बू था उसकी थर्ड और जिंगल से क्या रिलेशन है, मतलब क्या उसका इंपॉर्टेंस पूछा गया है यहां पर कि क्या इंपॉर्टेंस है। इट सिंबलाइजेस द प्रेजेंस ऑफ ट्रेडिशन इन डेली लाइफ। पहली चीज ये सिंबलाइज करता है किस चीज को, ट्रेडिशन को डेली लाइफ में। द बेकर्स अराइवल विद हिज बैम्बू स्टिक वाज वंस फैमिलियर, कि बेकर का आना पता चल जाया करता था, ठीक है, इस आवाज की वजह से। जैसे अगर गली में घंटी बजती है टन 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 टन, तो हम समझ जाते हैं कि भाई आइसक्रीम वाला आ गया है। वैसे ही वो बेकर का आने का पता उस बैम्बू की थर्ड और जिंगल से पता चल जाता था। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। So the baker's arrival with his bamboo stick was once a familiar and cherished sound in Goan homes. तो वो कह रहे हैं बेकर का अराइवल और उसकी बैम्बू स्टिक की जो आवाज है, once a familiar and cherished, एक बार का समय हुआ करता था जब वो बहुत ही familiar आवाज थी, मतलब उस आवाज को सब जानते थे, ठीक है, और उसको बहुत चेरिश करते थे, कि लोग बहुत खुश हो जाते थे जब उन्हें वो आवाज सुनाई देती थी। What literary device is used in the fire in the furnaces has not yet been extinguished? कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है जब वो ये कहते हैं कि जो आग है फर्नेसेस में वो अभी भी नहीं बुझी है? ये एक मेटाफर है। इट सजेस्ट दैट द ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग कंटिन्यूज सिंबलाइजिंग द एंड्योरेंस ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। तो किस चीज को कंपेयर किया जा रहा है यहां पर, उस ट्रेडिशन को, बेकिंग के ट्रेडिशन को कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि भाई ये जो कल्चर है, ये जो ट्रेडिशन है, ये अभी तक बरकरार है और इसका जो एंड्योरेंस है, एंड्योरेंस का मतलब समझो, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो कल्चर होता है और हमारा जो हेरिटेज होता है ना, उसका एंड्योरेंस बता रखा है कि वो कितना स्ट्रांग होता है और उसका कितना जबरदस्त एंड्योरेंस है, कि वो अभी तक जिंदा है, उसकी आग अभी तक नहीं बुझी है। मतलब हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन की आग अभी तक नहीं बुझी है, वो बुझा नहीं है। उससे इससे कंपेयर किया जा रहा है। किसकी आग से कंपेयर किया जा रहा है? फर्नेस की आग से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। दैट इज द मेन कंपैरिजन। गुड। The baker used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge bucket. The children ran to meet and greet him, to grab the bread bangles, or sometimes even the sweet bread of special make. बनाइए, the children ran to meet and greet him, to grab the bread bangles, or sometimes even the sweet bread of special make. बनाओ, बढ़िया पढ़ा तुमने।
द बेकर यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। अब कह रहे हैं बेकर जो है कम से कम दिन में 2 बार आते थे। वंस when he set out in the morning, पहला कब, जब सुबह सुबह वो निकलते हैं अपनी टोकरी वोकरी लेके बेचने वाले राउंड पे, और फिर शाम को वापस आते थे, अपनी टोकरी खत्म करके आते थे। तो वो शाम को पैसे लेने के लिए आते थे या फिर महीने का हिसाब जो है उनका एक साथ किया करते थे। सो the children ran to meet and greet him to grab the bread bangles or sometimes even the sweet bread of special make। तो बच्चे भागा करते थे इनके पीछे, चाहिए होती थी उनको वो ब्रेड अलग अलग टाइप की, खासतौर पर मीठी ब्रेड, डोनट जैसी जो वो लाते थे, बैंगल्स उन्हें बोल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मजे आते थे उन्हें खाने में। हाउ डिड चिल्ड्रन रिएक्ट टू द बेकर्स विजिट? बच्चों का क्या रिएक्शन है बेकर की विजिट पे, कि भाई बेकर जिस तरीके से आ रहा है तो बच्चे क्या रिएक्ट कर रहे हैं? चिल्ड्रन वर एक्साइटेड एंड ईगर। बच्चे काफी एक्साइटेड है, काफी उत्सुक है। दे लुक्ड फॉरवर्ड टू हिज अराइवल। वो चाहते हैं, ठीक है, वो हमेशा इंतजार करते थे कि कब आएगा कब आएगा। स्पेशली फॉर द स्वीट ब्रेड और द बैंगल्स दैट वर मोर इंटरेस्टिंग देन रेगुलर लोव्स। खासतौर पर किस चीज के लिए? वो जो मीठे ब्रेड होते थे या बैंगल्स हम बोल सकते हैं, डोनट जैसे ब्रेड जो होते थे, वो उन्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे। रेगुलर ब्रेड जो वो देके जाते थे उनसे बच्चों को कोई मतलब नहीं होता था। और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो है मीठा बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं, है ना? आप में से कितने लोगों को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है? बताओ कितनों को पसंद है? सबको पसंद होगा मुझे लगता है। What does this passage suggest about the baker's role in Goan life? अभी ये पैसेज क्या सजेस्ट करता है बेकर के रोल को गोवा की जिंदगी में? द बेकर वॉज अ सेंट्रल एंड बिलव्ड फिगर इन द कम्युनिटी। बेकर जो है वो बहुत ही एक मेन कैरेक्टर है और बहुत ही जिसे बहुत प्यार मिलता है वो वाला कैरेक्टर है। हिज विजिट्स वर अ रूटीन दैट ब्रॉट जॉय एंड सस्टेनेंस टू फैमिलीज। उसका आना जो है वो रूटीन है उन फैमिलीज के अंदर और वो खुशी लाता है कहीं ना कहीं उस फैमिली के अंदर, है ना? हाँ या ना? और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, वही उनका तरीका है सब कुछ करने का, पैसे कमाने का, है या नहीं है? बताओ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेकर का रोल यहां की जिंदगियों के अंदर, राइट? तो उसको सर्वाइवल में मदद करता है, राइट? उसी से खाना बनता है। कल्चरली बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि महत्व है उस सब चीज का। व्हाट इज मेंट बाय ब्रेड बैंगल्स? ब्रेड बैंगल्स का क्या मतलब है? दीज वर स्पेशल राउंड शेप्ड ब्रेड्स लाइकली क्रंची एंड फन फॉर चिल्ड्रन। The name reflects their ring-like shape and popularity. अब क्या बोलते हैं? These were special round-shaped bread. ये special round shape की bread है, likely crunchy and fun for children, जो बहुत ज्यादा खाने में क्रंची होती है और बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। The name reflects their ring-like shape and popularity, और उसके नाम से ही मतलब बैंगल्स जो उसको नाम दिया है उसी से पता चलता है कि उसका शेप रिंग जैसा होगा और बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित होगी ये वाली ब्रेड। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, फटाफट पढ़ो। पढ़ो पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। The baker made his musical entry on the scene with the jhang jhang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. He would deliver the loaves and collect his bill monthly. अब देखो क्या बोल रहे हैं, द बेकर जो है उसकी एंट्री कैसी होती थी? एकदम म्यूजिकल होती थी, झन झन वाले साउंड के साथ वो आता है, जो बैम्बू से आती है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से टोकरी पकड़ा है, ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से वो क्या कर रहा है? बैम्बू को ग्राउंड पे मार रहा है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, फिर वो आता है और राम राम करता है घर की महिला को, एंड देन प्लेस द बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर उस बास्केट को बैम्बू के ऊपर रख देता है सपोर्ट के तरीके से और ऐसे वहां पे खड़ा हो जाता है, ठीक है? सो ही वुड डिलीवर द लोव्स एंड कलेक्ट हिज बिल मंथली, और फिर वो वहां पे अपने जितने भी उनके होते हैं, जैसे अपने दूध नहीं होता है ना, आता है सुबह सुबह और हम उससे दूध लेते हैं और फिर महीने की महीने हिसाब करते हैं, इट्स लाइक दैट, वैसे ही है ये।
तो वो जैसे हमारी बेसिक नीड है, हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत होती है, उसकी भी वैसी ही नीड है। हाउ इज द बेकर्स डेली रूटीन डिस्क्राइब? बेकर का डेली रूटीन कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है? द बेकर फॉलोड अ वेल प्रैक्टिस्ड एंड म्यूजिकल रूटीन। बेकर फॉलो करता है वेल प्रैक्टिस्ड और म्यूजिकल रूटीन। कैसे? कैरिंग अ बास्केट यूजिंग अ बैम्बू स्टाफ, कि वो एक बास्केट कैरी करता है, एक बैम्बू स्टाफ कैरी करता है, ग्रीटिंग कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को राम राम शाम शाम करता है, एंड ऑपरेटिंग ऑन अ मंथली पेमेंट साइकिल। ठीक है, और पेमेंट कैसे लेता है? मंथली लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? What does this passage reveal about the baker's relationship with his customers? ये पैसेज बेकर के उनके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप के बारे में क्या बताता है? It was warm, regular and based on trust. भाई बहुत अच्छा है, रेगुलर है, रोज आता जाता है, तो भाई रूटीन में उनसे मुलाकात होती रहती है, एंड ट्रस्ट पर चलता है वो। द बेकर वॉज अ वेलकम गेस्ट एंड पेमेंट्स वर मेड मंथली। ठीक है, तो बेकर जो है वो एक तरीके से उसका जो पेमेंट है वो मंथली होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि डेली की डेली आप पेमेंट कर रहे हो, वो लिख लेते हैं कि भाई आज हमने कितना ब्रेड लिया, आज कितना लिया, फिर पूरे हफ्ते का हिसाब जैसे हम दूध का हिसाब करते हैं वैसे करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द यूज ऑफ साउंड इनहैंस द इमेजरी इन द पैसेज? जो झंग 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 बोला जा रहा है, कैसे वो एक इमेजरी जो है पैसेज की उसको इनहैंस कर देता है। द झंग झंग एड्स ऑडिटरी इमेजरी दैट ब्रिंग्स द सीन टू लाइफ। तो हम एकदम से ना इमेजिन करने लग जाते हैं, जैसे ही इसने बोला ना झंग झंग, मेरे दिमाग में वो आइसक्रीम वाली घंटी बज गई कि हाँ बिल्कुल वैसा ही होता होगा। इट इवोक्स नॉस्टैल्जिया एंड कैप्चर्स द सेंसरी रिचनेस ऑफ द बेकर्स अराइवल। जो लोग सच में इस कल्चर को जानते होंगे वो तो और ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, कुर्ग वाला आ गया है ये पैसेज, जल्दी से पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कुर्ग और कोडागु पढ़िए, 10 सेकेंड्स, गिविंग यू 10 सेकेंड्स। खुद का पढ़ना भी जरूरी है, तुम बहुत सी बार मैं पढ़ती रहती हूँ, तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। कम ऑन, गिविंग यू 10 सेकेंड्स। पढ़ लिया। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। कह रहे हैं कुर्ग और कोडागु स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, और ये घर है एवरग्रीन फॉरेस्ट का, रेन फॉरेस्ट का, स्पाइसेस का, कॉफी प्लांटेशन का। मैं गई हुई हूं कुर्ग, और जितनी भी बातें यहां पर कुर्ग के बारे में लिखी हैं, दे ऑल आर ट्रू, सच्ची है वो सब बातें। During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. मॉनसून के दौरान भाई इतनी बारिश होती है कि वहां पर ये विजिटर्स, ये जो टूरिस्ट हैं वो नहीं जा सकते हैं। The best season for tourists is from September to March. और जो बेस्ट सीजन है टूरिस्ट के लिए वो सितंबर से मार्च तक का है। द एयर ब्रीड्स ऑफ इनवाइगरेटिंग कॉफी, आप वहां की हवा में कॉफी सूंघ सकते हो। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो वहां पर आप ब्रिटिश बंगलोज भी देख सकते हो, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ देख सकते हो जिनसे वो ढके हुए हैं, एंड कॉफी एस्टेट्स देख सकते हो, बहुत सारी चीज है। कॉलोनियल बंगलोज, ब्रिटिश बंगलोज बोल रही हूँ, कॉलोनियल टाइम के बंगलोज, जब हम ये ब्रिटिशर्स यहाँ पर राज करते थे तो उनके जो बड़े बड़े बंगलोज थे वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स कुर्ग अ यूनिक डेस्टिनेशन इन कर्नाटका? क्या कुर्ग को बनाता है एक यूनिक डेस्टिनेशन कर्नाटका के अंदर? Kurg is known for its scenic rainforests, aromatic coffee plantations, and colonial charm. Despite being the smallest district, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद it offers rich natural beauty and cultural heritage. ठीक है, इतना छोटा सा जगह है बट बहुत सारी चीजों में बहुत रिच है। कॉफी प्लांटेशन के अंदर, नेचुरल ब्यूटी के अंदर, कल्चरल हेरिटेज के अंदर, सब चीजों में रिच है, बहुत रिच है। Why are monsoons not ideal for tourists in Kurg? मॉनसून के टाइम पे टूरिस्ट को क्यों नहीं आया जाता? भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जा रहा है उसको, क्या बोल रहे थे यहाँ पे उसको? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बोला जा रहा है उसको। इतनी बारिश जिस फॉरेस्ट का नाम ही रेन फॉरेस्ट है,
पॉसिबल ही नहीं है ना, बहुत खतरनाक है उस टाइम पे वहां जाना. सो द हेवी रेन्स ड्यूरिंग मानसून्स मेक ट्रैवल एंड आउटडोर एक्टिविटीज डिफिकल्ट, डिस्करेजिंग विजिटर्स. सितंबर टू मार्च ऑफर्स क्लियरर स्काईज एंड प्लेजेंट वेदर. तो मैं भी गई थी, मेरी शादी कब हुई थी? नवंबर में गई थी मैं. यप. How does the writer use sensory language in this passage? जो राइटर है वो कैसे यूज करता है सेंसरी लैंग्वेज इन दिस पैसेज, इस पैसेज के अंदर. Phrases like air breathes of invigorating coffee and tucked under tree canopies create vivid smells and sights, making the reader feel immersed in the setting. कौन से फ्रेजेस जैसे एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफी एंड टक्ड अंडर ट्री कैनपीज. ये एक बहुत ही, मतलब जैसे इसने बोला ना इनवाइग्रेटिंग कॉफी, की वहां हवा में ही आप कॉफी की वो एक बहुत ही अद्भुत खुशबू महसूस कर सकते हो, राइट, जो आपको बहुत फ्रेश लगेगी. इनवाइग्रेटिंग स्मेल कैसे हो जाती है? जो बहुत ही फ्रेश होती है, जो बहुत एनर्जी से भरी होती है, बोले वैसी वो एक खुशबू आपको सूंघने के लिए मिलती है. क्रिएट विविड स्मेल्स एंड साइट्स मेकिंग द रीडर फील इमर्स्ड इन द सेटिंग. ठीक है, जब आप इसको पढ़ते हो तो जेन्युइनली आप फील करते हो कि ओ माय गॉड व्हाट अ प्लेस. और मैंने यहां से पढ़ा था, यहीं से इन्फ्लुएंस होके मैं कुर्ग गई थी. सोचो आप कितना बड़ा इन्फ्लुएंस रहा होगा इस चैप्टर का मेरे ऊपर. द पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impossible. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious customs. पढ़ो, तुम बताओ, समझ में आया? बोल बोल के थक चुकी हूं मैं. समझ गए ना? चलो बढ़िया. What theories exist about the origin of Kurg's people? क्या थ्योरी एग्जिस्ट करती है कुर्ग के लोगों के ओरिजिन के बारे में? क्या थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं? इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है, दे में हैव ग्रीक और अरबिक एंसेस्ट्री, कि भाई ये लोग इनके एंसेस्टर्स रहे होंगे. वन लेजेंड सजेस्ट दैट पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्ड इन कुर्ग. और एक बार एक बंदे ने तो, मतलब एक लेजेंड ने तो ये भी बोला है कि अलेक्जेंडर की आर्मी का कुछ पार्ट यहां रह गया था, यहां सेटल हो गया था, देन उन लोगों ने यहाँ के लोकल लोगों से शादी कर दी थी और इसी वजह से जो कल्चर है वो थोड़ा सा मिक्स हो गया था, मर्ज हो गया था. ठीक है, इसी कारण वश. गुड, ग्रेट. आगे बढ़ते हैं. हाउ इज द एंसेस्ट्री ऑफ कुर्ग पीपल रिफ्लेक्टेड इन देयर लाइफस्टाइल? जो इनके एंसेस्टर्स रहे हैं उन चीजों, वो कैसे उनके लाइफस्टाइल में देखा जा सकता है, कि हम किस दम पे बोल सकते हैं कि ये इनके एंसेस्टर्स रहे हैं. देयर कस्टम्स शो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस. उनके जो ट्रेडिशन है, उनके जो कस्टम है, उनकी जो ड्रेसेस है, वो सब चीजें बताती है कि उनका ओरिजिन कहां से हुआ है. सच एज इन ड्रेस में, मार्शल ट्रेडिशन में और रिचुअल्स में, which differ from typical South Indian practices. क्योंकि जो साउथ इंडियन प्रैक्टिसेस है वो बहुत ज्यादा अलग है और जो इन लोगों की प्रैक्टिसेस है वो बहुत ज्यादा अलग है एक दूसरे से. ठीक है. What theme does this passage reflect? क्या थीम ये पैसेज रिफ्लेक्ट करता है? It highlights cultural blending and diversity, showing how history, migration and marriage shape unique identities. क्या थीम है? What theme does this passage reflect? ये हाईलाइट करता है कल्चरल ब्लेंडिंग, कि भाई कैसे हमारे जो कल्चर के अंदर चेंजेस आते हैं, है ना, कैसे ब्लेंड हो जाता है एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ, कैसे डाइवर्सिटी आती है. शोइंग हाउ हिस्ट्री, माइग्रेशन एंड मैरिज, और ये दिखाते हुए कि कैसे हिस्ट्री, माइग्रेशन और मैरिज जो है वो अलग अलग यूनिक आइडेंटिटीज का रूप लेता है. राइट. चलिए नेक्स्ट है कुर्ग रेजिमेंट. पढ़िए फटाफट से कुर्ग रेजिमेंट के बारे में. क्या कहा जा रहा है कुर्ग रेजिमेंट के बारे में? कह रहे हैं कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी. जो पहले चीफ थे करियप्पा वो कुर्गी थे.
इवन टुडे कोदावूज आर दी ओनली पीपल इन इंडिया, और आज के टाइम पे भी कोदावूज वो लोग हैं इंडिया के अंदर जिनको फायर आर्म्स रखने की परमिशन है विदाउट लाइसेंस। सोचिए आप। What does this passage tell us about कुर्ग's contribution to the Indian military? अभी ये पैसेज आपको क्या बताता है कुर्ग के कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि इंडियन मिलिट्री के अंदर कुर्ग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। कुर्ग हैज अ प्राउड मार्शियल हेरिटेज, ठीक है। इट हैज, भाई बहुत ब्रेव, बहुत करेजियस लोग यहां पर रहे हैं, ठीक है। सो इट हैज प्रोड्यूस्ड मेनी डेकोरेटेड सोल्जर्स। डेकोरेटेड सोल्जर्स का मतलब होता है, यहाँ के सोल्जर्स देखोगे ना तो उनके यहाँ पे छाती में इतने सारे मेडल टंगे हुए हैं, यहाँ पे इतने सारे स्टार्स है। दैट मीन्स वॉर के अंदर उनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा, और उन्होंने बहुत ब्रेव है, ठीक है। एंड लीडर्स मोस्ट नोटेबली जनरल करियप्पा, और फिर वो वहां पर बोल रहे हैं कि पहले जो आर्मी जनरल चीफ रहे हैं वो भी एक कुर्गी रहे हैं, ठीक है। नाम क्या बताया? करियप्पा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। वाई आर कोडावूज अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस? क्यों इन लोगों को अलाउड है भाई कि भाई ये फायर आर्म्स रख सकते हैं? ड्यू टू देयर लॉन्ग स्टैंडिंग वॉरियर ट्रेडिशन। वॉरियर रहे हैं ये लोग, ठीक है, एंड डिसिप्लिन रहे हैं हमेशा आर्म्स को रखने में। ऐसा नहीं है कि चला रहे हैं जैसे हमारे यहाँ इधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ देख लो आप, शादियों में चलाने लग जाते हैं और ये सब, वो ये सब नहीं करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज की, ठीक है। दिस स्पेशल प्रिविलेज इज ग्रांटेड टू देम, तो ये इसीलिए ये स्पेशल प्रिविलेज उनको दिया गया है। हाउ डज दिस कनेक्ट टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ कुर्ग? ये कैसे कनेक्ट करता है कल्चरल आइडेंटिटी को कुर्ग की? इससे आप कुर्ग की कल्चरल आइडेंटिटी कैसे कनेक्ट कर पाते हो, बताओ। देखो, द पैसेज रीइंफोर्सेस द रीजन्स एसोसिएशन विद ब्रेवरी, ऑनर एंड मिलिट्री सर्विस विच आर कोर टू इट्स कल्चरल प्राइड। पैसेज रीइंफोर्स कर रहा है क्या? द रीजन्स एसोसिएशन विद ब्रेवरी। इन सब चीजों से हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कितने ब्रेव हैं, ठीक है, कितनी रिस्पेक्टेड है, एंड मिलिट्री सर्विस कितने सालों से वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अंदर भी वो कितने सारे मेडल्स लेके बैठे हैं। मतलब ऐसे ही नहीं है, वो बहुत मिलिट्री के अंदर भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ऊंचे ओहदे पे है, विच आर कोर टू इट्स कल्चरल प्राइड। नेक्स्ट पढ़ो, मैं पानी पीती हूँ भाई, गला एकदम छिल गया है मेरा। चलिए, Pranjal, a youngster from Assam, was Rajveer's classmate at a school in Delhi. Pranjal's father was the manager of a tea garden in Upper Assam. Pranjal was going home for the summer vacation and had invited Rajveer to come along. Assam is the largest tea producing state in India. What brings Rajveer and Pranjal together in this narrative? दोनों साथ कैसे आए? Classmates हैं. They are classmates in Delhi and Pranjal invites Rajveer to visit Assam during the summer break. क्योंकि अब वो उसको इनवाइट कर लेते हैं कि आजा भाई मेरी तरफ आजा, इधर हम लोग असम की तरफ रहते हैं, तू चल अब की बार समर वेकेशंस में मेरी तरफ, ठीक है, ड्यूरिंग दी समर ब्रेक टू एक्सपीरियंस लाइफ ऑन अ टी प्लांटेशन, ताकि तू यहाँ की जो लाइफ है टी प्लांटेशन की वो एंजॉय या एक्सपीरियंस कर सके। हाउ डज द स्टोरी इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ टी? कहानी कैसे टी का थीम इंट्रोड्यूस करती है? बाय मेंशनिंग प्रांजल्स बैकग्राउंड एंड असम्स रेप्यूटेशन, द स्टेज इज सेट फॉर अ जर्नी दैट एडुकेट्स द रीडर अबाउट द टी इंडस्ट्री। तो हमें जब स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वो आसाम से बिलोंग करता है, फिर वो उसको इन्वाइट कर रहा है कि भाई तू आजा वहां पे टी प्लांटेशन को तू इंजॉय करना, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो कहानी होने वाली है वो बेसिकली असम और उसके रेप्यूटेशन को लेके होने वाली है, जो टी प्लांटेशन से रिलेटेड है। What broader significance does Assam hold in the context of this story? क्या broader significance hold करता है असम कहानी के context में? Assam is both the physical setting and symbolic heart of India's tea culture, making it an ideal backdrop for exploring this theme. ठीक है, चलिए next पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ो।
Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said, "Whoa!" exclaimed Pranjal. Tea really is a very popular. अब वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट भाई हर बंदा जो है उसके कंपार्टमेंट में चाय पी रहा था, और वो बोल रहे कि तुझे पता है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो है एक दिन के अंदर चाय पी जाते हैं पूरे दुनिया के अंदर 80 करोड़, सोचो। तो वो राजवीर बोलते क्या भाई बहुत पॉपुलर है यार चाय तो। What does Rajveer's comment show about his interest? राजवीर का कमेंट क्या दिखाता है उसके इंटरेस्ट के बारे में? It shows that Rajveer is curious and knowledgeable. वो क्यूरियस है चीजों को लेकर, वो नॉलेजेबल भी है। He was prepared for the trip and eager to learn and share facts. वो तैयार था ट्रिप के लिए और वो बहुत ईगर था, मतलब बहुत उत्सुक था चीजें जानने के लिए और शेयर करने के लिए भी। ठीक है, वो अपना होमवर्क करके आया था। होमवर्क करके आना मतलब जहां वो घूमने जा रहा है उसके बारे में पढ़कर आया था। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स शेयर्ड इन द पैसेज? क्या सिग्निफिकेंस है जो स्टैटिस्टिक शेयर किए गए कि भाई 80 करोड़ लोग जो है वो चाय पीते हैं, उसका क्या मतलब है? The fact that 80 crore cups of tea are consumed daily emphasizes the global popularity. उससे पता चलता है कि चाय कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है भाई, ग्लोबली बहुत ज्यादा पॉपुलर है चाय, राइट? हर कोई चाय पीना चाहता है एंड कल्चरल रेलेवेंस भी दिखाया जा रहा है। चाय पीना चाहता है एज इन चाय पीता है, हर कोई चाय पीता है इस दुनिया के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कुछ ही लोग होंगे जो नहीं पीते होंगे, अदरवाइज तो सभी लोग ऑलमोस्ट चाय पीते हैं, है ना? चलो, हाउ डज द डायलॉग बिटवीन राजवीर एंड प्रांजल कंट्रीब्यूट टू दी नरेटिव? जो डायलॉग है मतलब जो बातें हो रही है राजवीर और प्रांजल के बीच में, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं? ठीक है, टू दी नरेटिव। इट मेक्स द स्टोरी एंगेजिंग एंड एजुकेशनल। एंगेजिंग भी बना रहा है कहानी को, एजुकेशनल भी, मतलब हमें काफी सारी चीजों के बारे में भी पता चल रहा है। Rajveer's enthusiasm introduces key information naturally without sounding like a lecture। और राजवीर का जो enthusiasm है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है नेचुरली, बातों बातों में ही। ठीक है, विदाउट साउंडिंग लाइक अ लेक्चर, कि अगर आपको ऐसे कोई लेक्चर सुना रहा हो तो आप नहीं सुनोगे, बट इस तरीके से जब बताई जा रही है चीजें तो आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है उन फैक्ट्स को जानने में। हाँ या ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए लास्ट नहीं है भाई, पढ़ो पहले तुम, पढ़ो जल्दी पढ़ो। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjal's parents were waiting, so they were driving towards Dhekiabadi, the tea garden managed by Pranjal's father. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dhekiabadi tea estate. ठीक है, तो पढ़ो। What does this passage convey about Rajveer's journey? ये पैसेज राजवीर की जर्नी के बारे में क्या कन्वे करता है, बताएंगे? ये पैसेज राजवीर की जर्नी के बारे में क्या कन्वे करता है? गर्मी लगने लग जाती है पढ़ाते पढ़ाते। What does this passage convey about Rajveer's journey? राजवीर की जर्नी के बारे में क्या कन्वे करता है? It captures his transition from city life to lush tea gardens of असम। सिटी लाइफ से एकदम टी गार्डन्स में आ गया असम के। द फिजिकल मूवमेंट पैरेलल्स द शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो फिजिकल मूवमेंट है वो दिखाया गया है एक तरीके से शिफ्ट, कि अभी तक तो डब्बे में थे और फिर वो भीड़ भाड़ वाली जगह से एकदम से प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। हाउ इज द सेटिंग डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग दिस देयर अराइवल? The narrative moves from crowded urban scene to rustic countryside, है ना? तो वो एकदम से ऐसे ही दिखाया जा रहा है कि क्राउडेड सीन से एकदम ऐसे वो आ गए हैं। चलो, what does this scene signify in the structure of the story?
ये जो सीन है ये क्या सिग्निफाई करता है स्टोरी के स्ट्रक्चर में? इट एक्ट्स एज अ टर्निंग पॉइंट वेयर द रियल एक्सप्लोरेशन बिगिंस। तो यहां पर अब रियल एक्सप्लोरेशन हो गया है अब शुरू, कि भाई अभी तक तो बैठ के बात ही कर रहे थे, अब ये जेन्युइनली उस चीज को फील करने वाले हैं। राजवीर इज नो लॉन्गर अ रीडर और ऑब्जर्वर, ही इज नाउ इमर्स्ड इन द वर्ल्ड ऑफ टी। अब राजवीर केवल उसको चीजों में पढ़ ही नहीं रहा है, बट अब वो वहां पे उन चीजों को इंजॉय करने वाला है। राइट, चलिए पढ़िए, फटाफट से पढ़िए। It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see, dwarfing the tiny tea pluckers who wore plastic aprons and carried bamboo baskets on their backs. The tea bushes were all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers were working systematically. ठीक है, क्या बात है कि भाई व्यू के बारे में बात हो रही है कि बहुत ही सुंदर व्यू था, चारों तरफ पहाड़ हैं, फिर हर जगह ये टी प्लांटेशन हो रखा है, छोटी छोटी लड़कियां जो हैं बास्केट लेकर वहां पर तोड़ रही हैं, ठीक है, और वो सारी जो टी बुशेस हैं वो सेम लेवल की हैं। सो ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स वो वर्किंग सिस्टमैटिकली, और टी प्लकर्स का जो ग्रुप है वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टी एस्टेट? किस तरीके की इमेजरी का यूज हुआ है टी एस्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए? विजुअल इमेजरी, कि आपको जब उसने डिस्क्रिप्शन दिया तो आपके दिमाग में एक जरूर तस्वीर बन गई होगी। सो द पैसेज पेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ द लश लैंडस्केप, ऑर्गेनाइज्ड प्लांटेशन एंड वर्कर्स इमर्सिंग द रीडर इन दी सीन। कि जिस तरीके की सीनरी बताई गई है, रीडर्स जब इसको पढ़ेंगे तो वो डूब जाएंगे। मेरा खुद का मन करने लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है छुट्टी लेके आसाम जाना चाहिए मुझे अब प्लांटेशन देखने के लिए। हाउ डज द ऑथर पोर्ट्रे द वर्कर्स? ऑथर कैसे वर्कर्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं? द टी प्लकर्स आर डिस्क्राइब्ड एज स्मॉल फिगर्स। अब इतने वास्ट लैंडस्केप पे छोटे छोटे फिगर्स दिखाए जा रहे हैं कि डॉल जैसी लग रही है, वो छोटी छोटी बास्केट लेकर सेम साइज में कटी हुई जो टी प्लांटेशन है उसके अंदर वो पत्तियां तोड़ रही हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पैसेज? पैसेज का टोन क्या है? बताओ जल्दी से, पैसेज का टोन क्या है? द टोन इज वन ऑफ द एडमायरेशन एंड वंडर। द ऑथर्स डिस्क्रिप्शन इवोक्स ब्यूटी, हार्मनी एंड रिस्पेक्ट फॉर द स्केल एंड ऑर्डर ऑफ टी कल्टिवेशन। टोन क्या है बेटा? एडमायरेशन एंड वंडर, ठीक है, ये वाला टोन है। एडमायर भी कर रहे हो आप, आश्चर्य में भी हो आप। द ऑथर्स डिस्क्रिप्शन इवोक्स ब्यूटी, ऑथर का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि बहुत ही खूबसूरत है ना, ब्यूटी, हार्मनी और रिस्पेक्ट शो कर रहा है टी कल्टीवेशन के लिए। कर रहा है या नहीं कर रहा? वेरी गुड। चलो लास्ट पैसेज। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी ऑफ और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी इन अ विलेज। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. देखो, what does this passage say about the cultural role of bread in Goan society? ये passage क्या बताता है? गोवन सोसाइटी के अंदर ब्रेड का क्या रोल है उसके बारे में क्या बताता है? तो ये बताता है कि भाई मैरिज के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई शादी नहीं हो सकती है बिना इसके. So bread, especially sweet varieties like bol and bolinhas, is central to social and religious celebration. कि social और religious celebration के अंदर ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. And it is considered essential during events like marriages, festivals, showing how deeply it is embedded in Goan tradition. तो ये सब चीजों के अंदर इसका इस्तेमाल ही बताता है कि कैसे ब्रेड बसी हुई है गोवा के ट्रेडिशन के अंदर. How does the baker's role go beyond just selling bread? बेकर का जो रोल है वो केवल ब्रेड बेचने तक ही कैसे सीमित नहीं है. The baker is a cultural figure है वो वहां का. Ensuring the celebration and customs are fulfilled. जो कि ये इंश्योर कर रहा है कि लोगों के कस्टम और कल्चर फॉलो हो रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि उसका बहुत अहम रोल है उसमें. His goods are integral to hospitality, gifting and community ritual. की जो वो चीजें बेच रहा है वो जरूरी है इन सब चीजों के लिए, गिफ्टिंग के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, कम्युनिटी के रिचुअल्स के लिए,
है ना, उसकी चीजें जरूरी है, हाँ या ना। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने बात की एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की फ्रॉम द चैप्टर द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आशा करती हूँ चैप्टर के अंदर मजा आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से लाइन बाय लाइन नहीं रीड किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।